ये 15 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इन क्वेश्चंस को करो और विद प्रॉपर आंसर, तुक्के नहीं मारने हमने, कि जिसका तुम्हें रीजन आता हो वो लिखते जाना। पहली कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, जिसके लिए आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसके अंदर आपको ये पता हो कि 4 में से 2 ऑप्शंस हैं, 2 तो बिल्कुल साफ साफ नहीं है, उसके बाद वो ट्राई करना। और वो बिल्कुल मत ट्राई करना जो तुम्हें कुछ नहीं आता हो, ठीक है। 15 मिनट्स दे रहा हूँ, ये करके दिखाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कैसे कैसे इसके आंसर्स होंगे। ओके, वाइल डूइंग क्वेश्चन 44 ना, इस 44 क्वेश्चन में जो ये पार्ट लिखा हुआ है ना, फोर्थ पार्ट, ओजोन इज अ पैरामैग्नेटिक गैस लिख देना इसको, ठीक है। ओजोन इज अ पैरामैग्नेटिक गैस कंसीडर करना 44th पार्ट में। क्लियर टू ऑल? यस सर। डिस्कस करता हूँ। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने जाता ना, पहले मैं क्वेश्चंस कौन से करता, जो क्वेश्चन सबसे जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन सबसे कम होती है और कंसेप्ट ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपको भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप पहले कौन सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जल्दी बोलो, कौन सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप? मैं तो ये थ्योरी वाले दिखाई दे रहे हैं, पहले इनको ट्राई करता, आया ना। आप बताओ क्वेश्चन 50 क्या आंसर लिखा आप लोगों ने? सर सी। रीजन यस बताओ, सर। रीजन बताओ। सर क्योंकि सल्फर की जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो सेरिलियम से ज्यादा है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखी है। बिल्कुल सही बोला आपने, इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी इसके पीछे रीजन है ना, जब आप अलोंग द पीरियड चलते हो तो आयनेशन एनर्जी क्या यस होती सर। है, बढ़ती है घटती है अलोंग द पीरियड? बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। और जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप तो क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। होती है, जल्दी बोलिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप आई डिक्रीजेस। अगर आप लोग इसको अरेंज भी कर लेते हैं ना पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होता। क्यों? आप देखो, कैल्शियम, सल्फर, आर्गन, ये दिया हुआ हमको। कैल्शियम के नीचे बेरियम आ गया, सल्फर के नीचे सेलेनियम आ गया, सही है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे बेमक कासर 12 होता है ना, कासर 12, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा है, ये किसको ग्रुप बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 16 को, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 18 को, राइट? यस सर। सही है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ग्रुप 16 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या नहीं? तो उसने बोला किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से आपने अरेंज किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, आर्गन तो नोबल गैस है, ज्यादा इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको। आर्गन से ज्यादा दिक्कत किस में आने वाली है, सल्फर या सेलेनियम में, क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। सल्फर और सेलेनियम में किस में दिक्कत आएगी? जिसका साइज छोटा होगा वो कौन है? सल्फर। सल्फर। बात समझ आ गई? ये स्टोरी क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन समझिए, इससे ऊपर कोगुलेटिंग पावर, बताओ कौन सा रूल लगाओगे? हार्डिश को हार्डिश। हाँ। याद है क्या कहा था उसने? जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना कोगुलेशन क्या होगा? ज्यादा। याद है या नहीं? यस सर। यस सर। एंड मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लस और माइनस, याद है ना? हाँ सर। यस सर। +3 वाला भी उतना ही कोगुलेट करेगा जितना -3 वाला कोगुलेट करेगा। बस फर्क क्या है, प्लस वाला नेगेटिव चार्ज होल को करेगा और माइनस वाला पॉजिटिव चार्ज होल को कोगुलेट करेगा। आंसर बोलो क्या है इसका आंसर? सर बी। बी ऑप्शन कितने लोग का आ गया? आ गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 48, जनरली तो ये बायो वालों को तो आता ही है, जो एम वाले हैं वो ध्यान रखें। हालांकि बायोमोलिक्यूल्स आपके सिलेबस में से वैसे नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आप सभी जानते हैं, 10th में पढ़ी थी ये बात आपने। 18 मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही। NADP और जो पूरा मॉलिक्यूल होता है हमारा, इसमें 18 ATP का इस्तेमाल होता है। क्यों, कैसे बदलता है हमें 18 ATP? क्योंकि जो फास्फोरस बनता है ना,
वो भी 18 फॉस्फोरस बनता है और 12 आपका NADP बनता है, प्लस 18 ADP बनता है। ADP और फॉस्फेट मिलके ही ATP फॉर्म करते हैं, पता है ना। जब ATP है ऑब्वियस ही पता, टूटने में क्या दे रहा है, 18 फॉस्फोरस 18 और 18 ADP, और साथ में क्या बनता है इस दौरान, ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारी प्रोसेस आप चाहे तो याद कर लेना कि जब हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो कितने फॉस्फोरस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आप आंसर लिख कर आ जाएंगे। 18 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, और 18 ही इसके अंदर मतलब ATP के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, 18 फॉस्फोरस और 18 ADP फॉर्म करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? yes sir यस सर। ओके, बायो वाले स्टूडेंट बताएं कि ATP क्या है, ADP क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे जल्दी। सर एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक और है, और एडीपी की एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और व्हाट इज NADP? सर निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। एडेनाइन, निकोटिनामाइड, एडेनाइन। एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यस है। सर। ये बेसिकली जो ये NADP होते हैं ये कोएंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या बनाने में, निकोटिनामाइड, एडिनाजाइन, डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना NADPH, वो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है, इतनी ज्यादा जरूरत की पड़ती नहीं इसके अंदर। आप लोग याद रखिएगा NADP कोएंजाइम है जो हेल्प करता है, एज अ फंक्शन हेल्प करता है जितने भी आपके चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, हाइड्रोजन एटम को कैरी करता है। जब वो हाइड्रोजन कैरी करता है तो वो NADPH बन जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है तो वो NADP पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है। मेरी बात समझ आ रही है? yes sir चलिए आगे की बात करते हैं, अगर ये क्लियर हो गया, सानिया समझ आ गया? ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट बोलते हैं, silicon बहुत बढ़िया, सिलिकॉन। बोलते समझ आ गया। ग्रुप 14 की बात कर रहा है, और ग्रुप 14 का एक ही एलिमेंट दिखाई दिया मुझे, सिलिकॉन। 46 पर आ जाओ। इन विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। कौन सी स्पीशी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? सर सी वाली। सी वाली कैसे पहचाना, कौन सा रूल लगाया, क्या थ्योरी फॉलो कर रहे हो, जल्दी बोलो। सर इसमें जो H2 2+ है। आप बॉन्ड ऑर्डर लगाओ, सिंपल सी कहानी। व्हाट इज द अब फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा हो ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही है। अब पहले देखो H2+, कितने इलेक्ट्रॉन H2+ में? एक। He2 यानी कि कितना हो गया, 2 × 2 4 -2 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस पे कितने हो गए, H2- यानी कितना हो गया, 2 + 1 3। He2 2- कितने इलेक्ट्रॉन, 6। H2 2+ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। He2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। H2- कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 3। He2 2+ कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपके इस केस में, 2। आप मुझे बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आने वाला है? इसका 0 दिख रहा है आप लोगों को? सर H2 2+ का। वेरी गुड। कैसे पहचाना है H2 का? अगर हम करें इसको तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। नहीं, 2 भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया H2 का, ऑटोमेटिकली 0 आ गया, राइट। अगर मैं आपसे कहूं He2 इसका निकालना है आपने, तो कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, 4। आपको याद होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी तो इसका भी 0 आता है। तो इसका भी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में भी 2 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया, 0। बात समझ आ रही है? यस सर। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं H2-, He2 2+, इसके लिए ना बच्चों आप लोगों को एक चीज याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फ़िगरेशन। जो क्या होती है, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। और अगर तो ये केस है हमारा O2 और F2 का, तो ध्यान रखना ये होता है सीक्वेंस, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और एंटी बॉन्डिंग में उल्टा। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2। समझ आ रही बात? यस सर। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, जैसे मान लो इसमें कितने थे पहले वाले केस में, 1 और फिर 6। 1 वाले का तो ऑर्डर आप देखो सिर्फ और सिर्फ यही भरेगा, 1 वाले केस में सिर्फ यही फिल होगा, बाकी तो कुछ फिल होगा ही नहीं। तो 1 - 0 अपॉन 0.5 2 आ रहा, 0.5 आ रहा।
दूसरा वाला केस क्या था हमारा, He2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 2 यहाँ, 2 7 यहाँ आ जाए। और 2 यहाँ पे, यानी बॉन्डिंग में कितने हो गए 4, 4 माइनस 2/2 कितना आता है हमारा 2/2, यानी कि 1। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट। अभी तक समझ नहीं आया? अभी तक क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस आइए। अब कह रहा है गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। यूनिटरी मैथमेटिक्स स्टोइशियोमेट्री, अगर आपको याद हो। आप मुझे बताओ वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है? 2 हाइड्रोजन, यानी मैं ये कह दूं कि 18 ग्राम पानी में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अरे वाटर के मॉलिक्यूल में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो बताओ 1 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन है? 1.9। 2/18। तो बताओ 0.72 में कितना है? 0.4, 0.8 आ गई, आया ना? जल्दी बोलो। 0.8 है, 0.08 है? 0.08 आया शायद, ये 0.04, ये 0.08 है। अब आ जाओ जरा, सेम कहानी। CO2 में कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम कार्बन। CO2 खुद का वेट कितना है? 44 ग्राम। तो कह दूं 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है? कह सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। अगर 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है तो बताओ 1 ग्राम में कितना कितना कार्बन हो गया? 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन हो गया? सर 12/44। 12/44। तो बताओ जरा मुझे एक बार 3.08 में कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? ये हो गया 2 से गया 6, 22, 3, 11। ओके, ये 11 से करें तो 11, 22, 0.84 आता है। 0.8, 2.8 इंटू 3 करें ना, ये आ रहा होगा सभी का? यस सर। कितना आ रहा है? सर 0.84 आ रहा है। 0.84। ठीक है, ये 0.84 है, 0.84, 0.74, 24 है। हाँ 0.84, 0.84 और ये 0.08, राइट। अब ये हमारा गिवन वेट आ गया ना हमारा 0.84 और 0.08। अब क्या करना है आपको याद होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, याद है? तो पहले होल नंबर के बराबर कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है कार्बन के, बताओ जल्दी से। गिवन मास कितना? 0.08/12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए? 0.84/12। ये कितने टाइम्स गया? कितना हो गया नियरली? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 0.08 है और 0.84, 0.08 वाला, सॉरी ये 0.84 है, कार्बन वाला 0.84 है, हाइड्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज 0.08। तो 0.08 अपॉन कितना हो गया? 1, दैट इज 0.08, और 12 को 0.084 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 0.07। आया ना? हाँ सर। 0.84 अपॉन 12 इज 0.07 और 0.08 अपॉन 1 इज 0.08। तो अब आपके पास 0.07 मोल्स आ गए और 0.08 मोल्स आ गए। क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ना भी निकालो तो आपको आंसर दे रखा है सामने सामने, देखो। C7H8। कितने लोगों को C7H8 दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया है? बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, लेकिन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ONCl, मैं इसको रब कर देता हूँ। जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जरा ONCl में और ONO- में। ऑब्वियसली बात है, सेम नहीं हो सकते कभी भी। और क्यों नहीं हो सकते?
एलिमेंट्स ही अलग अलग आ रहे हैं और साथ साथ ONCl कितना होता है, O का 8, N का 7 और Cl का 17, ONO माइनस, O का कितना हो गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। ये कितना हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 9। कितने लोग क्लियर है? तो उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके नो सर। सेम नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसने कहा था रॉन्ग बताना कौन सा है, लेकिन ये बात तो ठीक है क्योंकि इसने कहा है कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये आंसर नहीं है। O3 मॉलिक्यूल बेंट होता है, सभी जानते हैं, पढ़ के आए हैं, ये भी ठीक है। O3 वायलेट कलर का होता है, यही पढ़ा हुआ आप लोगों को सॉलिड स्टेट में। इसने कहा था ओजोन पैरामैग्नेटिक गैस है। आप बताओ ओजोन पैरामैग्नेटिक है या नहीं? नो सर, सर एक ही ऑप्शन बचा है तो यही आंसर है। वैसे भी ओजोन पैरामैग्नेटिक है, ओजोन इस डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। कारण क्या होता है, उस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा सभी को। सर Yes, O2 होता है ना O2 पैरामैग्नेटिक? होता है पैरामैग्नेटिक, O3 नहीं। अब इससे जो अगला क्वेश्चन था वो समझ लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बैलेंसिंग आती है ना? अगर बैलेंसिंग आती है तो ये फ्री के क्वेश्चन आएंगे जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाएंगे। कह रहा है इसमें आपको x, y और z बताना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए, x MnO4 माइनस प्लस y C2O4 2 माइनस प्लस ZH प्लस gives Mn2 प्लस 2y CO2, ये x है, और प्लस Z/2H। आपसे पूछा x, y और z की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, क्यों निकालोगे, मैंने आपको बताया था। आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनता है। आप देखो ही मत इक्वेशन क्या दे रखी है, आप इसको सॉल्व कर लो। ये 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 पानी ले लो। 4 पानी लिया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, H प्लस, 8 H प्लस हो गया। जल्दी बोलिए, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गई? ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। Mn बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया। 4 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर +8 -1 +7 है, यहाँ पे कितना है +2। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, जल्दी बोलो। 5 लेफ्ट साइड। 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में। कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गई? आ गई। इससे अगली क्वेश्चन बोल दो जल्दी से फटाफट, क्या बनेगी? अब क्या लिया यहाँ पे, C2O4 2 माइनस, यहाँ पे क्या CO2। था, CO2। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, पहली बात तो यहाँ पे वाटर ले लो। ठीक है, पहले तो कार्बन बैलेंस करो। 2 कार्बन लगा दिया, जब कार्बन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दोनों चीज बैलेंस है, हाँ या ना? चार्ज बैलेंस कर लेंगे। चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस कैसे करूं, जल्दी बोलो। सर 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड। बहुत बढ़िया। सर एक एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को 2 से कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ देना, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ देना, हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ये आपको 3 कार्बोकैटायन देती है। ये वाला तो एलाइलिक कार्बोकैटायन है, सर डी आर। ये एलाइलिक, रेजोनेंस है। हाँ ये एलाइलिक है। ये सिंपल कार्बोकैटायन है जो कि एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है, और ये आपका रेजोनेंस। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज जो करता है वो रेजोनेंस करता है, याद रखना, ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। इस एलाइलिक में भी हो रही है रेजोनेंस, लेकिन टाइम लग रहा है इसमें ना, रेजोनेंस के थ्रू हो तो रहा है मगर ये रेजोनेंस कम हो रही है, कम कैनोनिकल फॉर्म बन रही है। स्टेबिलिटी तो है मगर कम स्टेबल है, और इस केस में तो स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस इफेक्ट की वजह से हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, फिर इसकी कम, सेकंड, और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो ऑप्शन क्या आने वाला है इसका, जल्दी बोलिए। डी। डी कैसे हो गया? हाँ डी, अच्छा सॉरी सी। नहीं नहीं, यू आर राइट। मैं एक्चुअली हाँ डी तो है। डी, हाँ। थर्ड वाले का मैक्सिमम होगा, फिर फर्स्ट वाले का, और फिर लास्ट में सेकंड वाले का। मैं वो ऑप्शन से मैच कर रहा था। इससे अगला कह रहा है which of the following arrangements does not represent the correct order of the property studied against it। इसमें से कौन सी जो बात है वो इसको गलत प्रूव कर रही है या इसके अगेंस्ट है, बताओ। पहला वाला, अब देखो, अब आप ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखना और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल के अनपेयर्ड चेक किया करो। वेलेडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 23 है ना? हाँ सर। 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, पता है ना?
जी सर। तो अगर 4s में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3 अनपेयर्ड हुए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितने अनपेयर्ड, 3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, एक्सेप्शनल केस है, 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, एक s में से गया, एक d में से, कितने अनपेयर्ड, 4। Mn2 प्लस 25 होता है, 2 चले गए, कितने आ गए, 5। 5 अनपेयर्ड, Fe2 प्लस 5 2 चले गए, कितने आ गए, 5। ठीक है ना। तो Mn2 प्लस और Fe2 प्लस का नियरली सेम सेम हो सकता है हमारा, ज्यादा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। जबकि इसमें क्या शो कर रहा है, Fe2 प्लस का ज्यादा। सही आंसर, गलत आंसर है? सर गलत लग रहा है क्योंकि नहीं, पाँच। उसने एक्चुअली लिख तो दिया ये वाली बात, लेकिन उसने आगे क्या कह दिया, उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहा है, नहीं कहा, हाँ सर। है ना। बस अगर ये इसको इक्वल टू कह देता तो ये आंसर बिल्कुल ठीक था। बस उसने यहाँ पे जो साइन लगा दिया ना, इससे आंसर गलत हो गया ये। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? सो दिस इज द आंसर, ये गलत है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, आप बाकी पार्ट भी चेक कर सकते हो वो गलत है सही है। आगे आ जाओ जरा। कह रहा है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 180। ओके, एक मिनट होल्ड करो जरा। अब मुझे कह रहा है कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जनरली ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर। कह रहा है एक कंपाउंड दे दिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास बेसिकली 180 है, इसकी आपने एसिटाइलेशन कर दी है। 180 इसका मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, इसकी आप एसिटाइलेशन कर रहे हो CH3COCl के साथ। ठीक है, आगे क्या कह दिया उसने, टू गेट अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 390। जो एसिटाइलेशन हो रही है उससे क्या बना कंपाउंड हमारा, जिसका मॉलिक्यूलर मास 390। ठीक है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड। जो ये मॉलिक्यूलर मास जिस कंपाउंड का है, ऑब्वियसली पता है इसमें अमीनो प्रेजेंट है, यानी कुछ ऐसा ग्रुप है RNH2, तभी तो आप अमीनो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। उसने कहा कि ये जो कंपाउंड बन रहा है इसमें कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट थे जब ये इस मॉलिक्यूलर मास को फॉर्म कर पा रहा था। बात समझना, पहले इसको क्वेश्चन को समझना है। आपको फाइनल मास दे दिया, आपको ये कह दिया कि ये जो कंपाउंड था इसका खुद का मॉलिक्यूलर मास 180 था, बताओ इसमें कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट थे इस कंपाउंड के अंदर एसिटाइलेशन के बाद। ठीक है, अब ध्यान समझना इस रिएक्शन को। आपके पास RNH2 है, आप जानते हो, इसमें आप डाल क्या रहे हो, CH3COCl। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो आप लोगों को कहानी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बताओ कौन किसको रिप्लेस करने वाला है? सर Cl और NH2। कौन किसको रिप्लेस कर रहा है? सर Cl कर देगा ना NH2। एक H जाएगा NH2 में से और एक Cl जाएगा, हाँ या ना। हाँ तो हाँ। कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, RNH C डबल बॉन्ड और CH3। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए कि एक H के जाने पे मॉलिक्यूलर मास में कितना वेरिएशन आ रहा है, ये बताओ। एक H के जाने पे अब का जो नया कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर वेरिएशन कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। अरे कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका, 2 कार्बन C2H3O, ये हो गया 24, 3 27 और 16 43। 43। एम आई क्लियर टू ऑल? सर 43 एक का गया भी है difference- तो 42 हो हाँ जाएगा। हाँ, ये 43 इसका डिफरेंस है, लेकिन ग्रुप के अंदर एक H भी चला गया तो -1 दैट इज इक्वल टू 42 का डिफरेंस आ रहा है एक H के जाने पे। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना। यस। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे जो उसने मास दिया है वो कितना है, 390। कितना मास है, 390, और था कितना आपका इनिशियली 180। यहाँ कितना आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में, 210। तो ऑब्वियस सी बात है एक यूनिट में 42 का मास है तो 210 में कितनी यूनिट होंगी ऐसी, 1 यूनिट ऑन बीइंग अटैच्ड। कितने का डिफरेंस ला रही है, 42 का। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन 210 विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएंगे 5। कितने लोग को बात समझ आ गई? चेक करो 5 ऑप्शन है भी या नहीं, क्या हमने निकाला ही गलत है?
5 ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। माइंड को समझ आ गया? प्रांजल, सान्या, गुड। आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आपको नहीं आता होगा क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना बच्चों, वो आप लोग याद कर लेना, log K2 by K1। ये काइनेटिक्स का टॉपिक है। EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे K2 अपॉन K1 दो डिफरेंट रेट्स हैं। EA जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी है, R एक गैस कांस्टेंट है, T1 पहला टेम्परेचर, T2 दूसरा टेम्परेचर है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से पढ़ो तो उसने कहा रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। रेट डबल हो रहा है, क्या कहा उसने? रेट डबल हो रहा है। K2 by K1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो K1 का रेट कितना है, ऑब्वियस सी बात है R1। K2 का वेट कितना होगा, रेट कितना होगा R2। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जो K1 अपॉन K2 है वो एज पर क्वेश्चन R1 अपॉन 2R1 है। तो आप मुझे बताओ K2 by K1 कितना हो गया? 2 हो गया ना। 2। तो यानी कि यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना था, log 2 is equals to EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, जल्दी बोलो। 300 से 310। 310। R की वैल्यू 8.314 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व कर लोगे नहीं? सर इंटू 10 की पावर -3 भी करेंगे क्योंकि वो किलो जूल। कौन सा किलो जूल में है? हाँ तो लास्ट वो में कर देना, लास्ट में कर देना। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज अभी सही कर दोगे। अगर इसको 8.314 क्योंकि जूल में होता है तो 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ आ रही है? और अगर नहीं भी करते ना अगर ईशान, तो लास्ट में 1000 से डिवाइड कर लेते आंसर को। हाँ हाँ, वो भी एक ही बात होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ एक्चुअली ये भी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में पढ़ा था। फॉर्मूला तब लिखवाया था मैंने आप लोगों को, कुछ को याद हो कुछ को याद नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ पहले कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर में जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने कुछ स्पीड्स पढ़ी थी, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये वही चीजें हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को याद रखिएगा, हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं C स्टार से, और इसका फॉर्मूला होता है √2RT बाय कैपिटल M। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं C बार से, और इसका फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन पाई M। एवरेज स्पीड के बाद एक और स्पीड आती है जिसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। रूट, वैसे पूरा नाम होता है इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS वैल्यू भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये RMS हो गया, ये MPS हो गया, जानना चाहो तो लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला होता है √3RT बाय M। आपसे न जाने कितने क्वेश्चंस में पूछेगा व्हाट इज द रेशियो, इनके बीच में कितना कितना रेशियो, तो आप लोग रेशियो लर्न कर लो। इनका रेशियो होता है 1:4 बाय पाई रेशियो 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1:1.128 रेशियो 1.225। ये लर्न कर लेना, ये वैल्यू लर्न कर लेना एज इट इज। अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तो ये वैल्यू लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर।